जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे मुग़ल साम्राज्य संबंधित, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में, बाबर। तो बाबर के बारे में आज डिटेल से हम जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या युद्ध किए, कहाँ कहाँ वो जीते, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। सब जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम इसमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाबर से संबंधित MCQ लेकर आऊँगा विद ऑप्शंस, तो उनको आप करना और आप देखना कि आपके कितना याद रहता है कितना नहीं, और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बाबर के बारे में, जो मुग़ल वंश का संस्थापक भी माना जाता है बाबर को, तो बाबर के बारे में हम देखेंगे। मुग़ल राजवंश का जो संस्थापक है वो बाबर को ही माना जाता है, और इनका जो नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। अगर इनका पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम था इनका जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है दोस्तों। और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक भी थे और प्रथम शासक भी थे, मुग़ल के प्रथम शासक भी थे। इनका जन्म हुआ था मध्य एशिया में, और वर्तमान ये जगह पड़ेगी, देश पड़ेगा उज्बेकिस्तान में। कई बार क्वेश्चन आता है कि मध्य एशिया की जगह आपको फरगना दे देगा, तो फरगना उसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। अगर तैमूर खान की साइड से देखें, तैमूर की साइड से, तो तैमूर की साइड से ये था 5वां वंशज। और अगर ये चंगेज़ खान की साइड से देखें तो चंगेज़ खान की साइड से यानी कि मातृपक्ष की तरफ से थे या 14वां वंशज। पितृपक्ष जिसका था वो तैमूर था, और जो मातृपक्ष था माता की साइड से मीन्स तो चंगेज़ खान था, जो 14वां वंशज था उस साइड से, और तैमूर यानी कि मातृपक्ष की ओर से 5वां वंशज था, और इसी ने खुद को भी तैमूर का वंशज माना था। नेक्स्ट है कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी इसी को माना जाता है, मीन्स अकबर को माना जाता है। किस पद्धति का? मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। 1504 ईस्वी में इसने काबुल और 1507 ईस्वी में कंधार को जीता। ये थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, आगे इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो 1504 में इन्होंने जीता था काबुल, और 1507 में इन्होंने कंधार जीता था, और बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले इन्होंने एक और उपाधि ली थी, जिसको बोलते हैं मिर्जा की उपाधि इन्होंने ली थी, जो इसके पैतृक उपाधि मानता था उसको, तो मिर्जा की उपाधि इन्होंने ली थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1519 से लेकर 1526 तक, 1519 से 1526 के बीच इन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और ये सभी में जीता था। 5 के 5 में ये जीत इन्होंने हासिल की थी। 1526 में जिन्होंने लड़ाई की थी वो पानीपत के मैदान में हुई थी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुग़ल शासक थे इब्राहिम लोदी। आपने पढ़ा भी होगा, लोदी वंश था जो अंतिम था दिल्ली सल्तनत का, उसमें इब्राहिम लोदी के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, और इब्राहिम लोदी की उसमें मौत हो गई थी, और उसको हराकर इन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। और इन्होंने और भी युद्ध किए थे। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 28 में चंदेरी का, 29 में गागरा का, ये आदि इन्होंने युद्ध जीते थे, और 1530 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक एक करके हम सभी युद्ध को देखेंगे। तो नाम आपने पता लग ही गया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद या बाबर, मुग़ल वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। ये आप इनकी इमेज देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है इनकी। और मुग़ल वंश साम्राज्य के पहले शहंशाह भी इनको कहा जाता है। तो जो इनकी शासन अवधि थी भारत में वो थी 20 अप्रैल 1526 से, क्योंकि 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाई, और 26 दिसंबर 1530 तक युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को, और जो तारीख दे रखी है 26 दिसंबर 1530, इस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्ववर्ती था इनसे कि जब ये यहाँ पे आए थे भारत में, उस टाइम किसका शासन था? इब्राहिम लोदी, जिनको इन्होंने हराया था पानीपत के युद्ध में, और ये बतौर सुल्तान हिंद थे उस टाइम दिल्ली सल्तनत के, इनको हराया था। और उत्तरवर्ती मीन्स कि इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा था, ये इनके बाद किसका शासन था? तो इनका पुत्र था हुमायूं, और इनके 4 पुत्र थे, आपको पता होगा। हुमायूं था, एक कामरान, एक हिंदाल था, और एक का नाम था अस्करी। ये 4 पुत्र थे इनके, अस्करी, कामरान, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, और इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं। एक इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, ये इनकी पुत्री थी। तो नेक्स्ट है कि जन्म इनको हुआ था 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन इनका जन्म हुआ था 1483 में, 14 फरवरी 1483 में। और फरगना वादी में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 1530 को। समाधि स्थल इनका बाग-ए बाबर काबुल में है। जो पहले इनको कहाँ पे दफनाया गया था? पहले इनको दफनाया गया था आगरा में।
आगरा में इनको दफनाया गया था। लगभग फिर उसके बाद 8-9 साल बाद इनको वहाँ से निकाल कर और काबुल में इनको दफनाया गया था, जिनकी समाधि का नाम है बागे बाबर। और इनकी संतान थी हुमायूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हुमायूं, कामरान, मिर्जा गुलबदन बेगम इनकी पुत्री थी। और इनका जो घराना था वो था इनका घराना तैमूर राजवंश, क्योंकि ये पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5 वंशज थे और मातृपक्ष की ओर से चंगेज़ खां के 14 वंशज थे। तो ये तैमूर वंश को ही अपना मानता था। तो आगे इसके बारे में डिटेल है। और पिता का नाम इनके क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उमर शेख मिर्जा। ये इनका पिता था उमर शेख मिर्जा, और जिसके कारण इन्होंने मिर्जा की पैतृक उपाधि भी ली थी, मिर्जे की पैतृक उपाधि ली थी। और उसके बाद इन्होंने बादशाह की उपाधि भी ली थी। माता का नाम था इनका, जो माता थी उनका नाम था कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान इनका माता का नाम था और उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम था। तो ये उमर शेख मिर्जा का चित्र आप देख पा रहे होंगे। आगे है बाबर का जन्म। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि बाबर का जन्म फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था। अगर फरगना पूछे तब भी ठीक है ऑप्शन में, अगर शहर पूछे तो अंदीजान शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे, तथा उन्होंने एक ठिगने कद के तगड़े जिस्म, मांसल चेहरे और गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। तथा माता थी इनकी कुतलुग निगार खान का एक ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था। बाबर का मूल था मंगोलिया के वरलास कबीले संबंधी था। उस कबीले के लोगों पर फारसी और तुर्क जनजीवन का बहुत गहरा असर पड़ा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया था। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, जो वहाँ की जैसे बोली होती है किसी भी एक एरिया की, तो वह क्या थी वहाँ पे, चगताई भाषा, जो उस समय उस स्थान की आम बोलचाल भाषा थी। मैं भी वो प्रवीण था, प्रवीण मीन्स उसको भी वो अच्छी तरह से जानता था। उसने चगताई भाषा में बाबरनामा लिखी थी। तो बाबरनामा आपको बता दूं मैं, इन्होंने लिखी थी बाबरनामा, बाबर ने। और एक नाम और था इसका, जो जिन्होंने बाबरनामा लिखी थी, बाबरनामा ये लिखी थी उन्होंने तुर्की भाषा में। किस में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। और एक नाम और था इनका बाबरनामा का, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी, ये नाम भी इसी का था, तुजुक ए बाबरी। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये जो बाबरनामा था, बुक थी इनकी बाबरनामा, इसका जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद भी इसका किया था। इन्होंने तो तुर्की में लिखी थी, इनका जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाने खान ने। अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था। और अगर आपसे पूछे इंग्लिश में किसी ने अनुवाद किया था, तो इंग्लिश में जो इसका अनुवाद किया था हेनरी बेवरीज, उनका नाम था हेनरी बेवरीज, बेवरीज ये नाम था उनका। फारसी में अनुवाद किसी ने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और इंग्लिश में अनुवाद किया था हेनरी बेवरीज ने। तो नेक्स्ट है अपना मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते थे, का होने के बावजूद जनता और अनुचर तुर्क और फारसी लोग थे। उसकी सेना में तुर्क लोग भी थे, इनकी सेना में फारसी थे, पश्तो के अलावा वरलास तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। अगर आप इसकी कदकाठी की बात करें तो बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी माना जाता है कि केवल व्यायाम के लिए, कि कसरत करने के लिए वो 2 लोगों को अपने कंधों पर लाद कर उन्नयन डाल यानी कि ऊपर की ओर दौड़ा चला जाता था। और कई जगह लोक कथाएं भी हैं कि बाबर ने अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैरकर पार किया था, और उसने गंगा नदी को भी 2 बार तैरकर पार किया था। तो आगे चलते हैं। नाम, इसका नाम जो है बाबर कैसे है। बाबर का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर ने बताया था कि उस समय जो चगताई लोग थे असभ्य तथा असंस्कृत थे, मीन्स उनको इतनी बोलचाल के बारे में, भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। तो जो इनका नाम था पूरा जहरुद्दीन मोहम्मद, का उच्चारण करना उनको कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने इसका जो नाम था वो रख दिया था बाबर, यानी कि जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। सैन्य जीवन की अगर इनकी बात करें, आगे एक एक करके सभी इनके आगे युद्ध भी आएंगे, सब कुछ बताऊंगा। 1994 में 12 वर्ष की आयु में ही इन्हें फरगना घाटी के शासक का पद मिल गया था। मात्र 12 साल का था जब ये फरगना घाटी का शासक बन गया था। और उसके चाचाओं ने स्थिति का फ़ायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। अब ये छोटा था तो इसको, बाबर को गद्दी से हटा दिया था और इसको वहाँ से निर्वासन भी कर दिया था, मतलब बाहर निकाल दिया था। तो इसके साथ वहाँ पे
क्या हुआ, इसने कुछ किसानों को एकत्रित किया और कुछ इसके संबंधी थे। फिर उन्होंने एक अपनी छोटी सी सेना बनाई थी। 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीने के बाद उसे जीत भी लिया था। 1496 में लगभग 14 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया था और उसे जीत भी लिया था। इसी बीच वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये समरकंद पे आक्रमण कर रहा था, तो इसका एक सैनिक था, तो उन्होंने क्या किया था, उसने सैनिक सरगना ने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया था कि उन्होंने फरगना जीत लिया था। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरगना आ रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया और इसकी जो था बैड लक मानेंगे इसको, किसकी जो सेना थी उसने समरकंद में इसका साथ छोड़ दिया। और इसके साथ क्या हुआ, फिर इसके समरकंद और फरगना दोनों ही इसके हाथ से चले गए और 1501 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार किया। फिर ये वापिस उन्होंने आक्रमण किया और 1501 में फिर उन्होंने समरकंद को जीत लिया। उसे उज्बेक खान मोहम्मद शैबानी ने हरा दिया। समरकंद पर अधिकार कर लिया 1501 में, बट फिर इसकी लड़ाई हुई किसके साथ, मोहम्मद शैबानी के साथ, और फिर उसने इसके दोबारा हरा दिया। तो इस प्रकार ये एक बड़ा सपना मन में संजोए था समरकंद को जीतने का, और इसके हाथ से फिर वो निकल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें से इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सके। और एक लाइन बोली थी इसने अपनी जीवनी में, जो इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी बाबरनामा, उसमें अपनी जीवनी में इन्होंने हेरात थे जो उनके बारे में इसने लिखा था, हेरात को कि बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया था। हेरात एक शहर था जिसको इन्होंने बुद्धि कहा था कि यह जो शहर है वो बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है शहर। ठीक है साथियों, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, ये बीच में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उत्तर भारत पर चढ़ाई। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर भारत पर चढ़ाई, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर जब खिलजी वंश था उसका पतन हो गया, उसके बाद वहाँ अराजकता की स्थिति थी। हालांकि जब बाबर की बात आई तो वहाँ पे लोधी वंश था। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिजर खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोधी राजवंशों के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। तो जो लोधी राजवंश था उसने किससे सत्ता हथियाई थी, अफगानों ने सैयदों को हरा दिया था। उसके बाद हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत आपका कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा, और यहाँ पे युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध, जिसको माना जाता है 21 अप्रैल 1526 को। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बाबर को लगता था कि दिल्ली सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। ये सोचता था कि ये पहले भी हमारे थे और अब भी दिल्ली हमारी होनी चाहिए तैमूर वंशियों की। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इन्होंने उसको बताया, अपनी इच्छा जताई कि मैं दोबारा से जो दिल्ली सल्तनत है इस पर शासन करना चाहता हूँ, मतलब अगर आप चाहें तो आप मेरे से संधि कर सकते हैं इसके लिए। तो इब्राहिम लोदी के कोई जवाब नहीं दिया और उसने छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो इस पर इब्राहिम लोदी ने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, और जिसके कारण जो बाबर था उन्होंने इस पर छोटे छोटे आक्रमण करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जे किया। इधर शाह इस्लाम को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्लाम और बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ कर दिया। ये समझ चुके थे कि अगर आपके पास सेना अच्छी है और बारूद और हथियार अच्छे हैं तो आप कोई भी युद्ध आसानी से जीत सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। उन्होंने अपनी पहले सेना संगठित की और अपना जो गोला बारूद जो भी था उसको अपना बिल्कुल तैयार किया, और फिर उन्होंने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इसमें बाबर सेना की जो बाबर थे वो जीते थे और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो हार गई थी, क्योंकि वो उसके सामने बहुत ही छोटी पड़ रही थी। सेना संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी का युद्ध बाबर से हार गया। जो इब्राहिम लोदी थे वो युद्ध में बाबर से हार गए थे। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुम लुका पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और 1926 ईस्वी में मुगल वंश की इन्होंने क्या किया था, नींव डाल दी थी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, कलंदर की उपाधि धारण की थी। जब ये युद्ध हो गया था उसके बाद इन्होंने कलंदर की उपाधि ली थी। कलंदर का मतलब होता है कि
ये युद्ध जीतने के बाद ये चांदी के सिक्के बांटा करता था। चांदी के सिक्के बांटता था। कलंदर की उपाधि इन्होंने ली थी। और पानीपत के जो पहला युद्ध मैंने पढ़ा है, इसके बाद इन्होंने कलंदर की जो उपाधि थी वो ग्रहण की थी। इसके बाद इसी पानीपत के युद्ध में इसके 2 सैनिक भी थे, मैं आपको बताऊं, और जो इनमें थे, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। ये 2 इसके सैनिक थे और ये दोनों के 2 तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफ़ा। ये कौन थे? ये निशानेबाज थे और इसके तोपखाने का नेतृत्व करते थे। ये अपने याद रखना है। और जो इसने ये तुगलुनमा युद्ध पद्धति और तोपखाना सजाना, तोपों को उस्मानी विधि से सजाना, ये इसने जो सभी काम किए थे, ये इसने सीखे थे उज्बेकों से इन्हें चीज़ें सीखी थी। उसके बाद हमारा आता है राजपूत। नेक्स्ट में राजपूत की जो अपना खानवा का युद्ध हुआ था उसके बारे में बताएगा। तो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफ़ी संगठित और शक्तिशाली हो चुके थे। कि राणा सांगा जो थे वो भी एक महान राजपूत नेतृत्व करता हुए राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। उनकी नज़र कहाँ पे थी? दिल्ली की ओर थी। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। जो बाबर की सेना थी वो राजपूतों से काफ़ी कम थी। और 17 मार्च 1527, कहीं कहीं पे आपको ये 16 मार्च 1527 मिलेगा, खानवा की लड़ाई राजपूतों और बाबर की सेना के बीच हुई। तो 17 मार्च को जो लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई? खानवा की लड़ाई राजपूतों और बाबर की सेना के बीच, यानी कि राणा सांगा की। राजपूतों का जीतना निश्चय लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गया। कि राणा सांगा की जो सेना थी वो जीतने वाली ही थी, बट क्या हुआ कि राणा सांगा जो थे वो घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और एक आसान से लग रही जीत उनके हाथों से निकल गई। इसके 1 साल बाद राणा सांगा को 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। राणा सांगा की मौत कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। इसके बाद बाबर दिल्ली गद्दी पर अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर लगभग 231 साल तक राज किया था। आपको पता होगा कि अंतिम मुगल बादशाह जो था 1857 में क्रांति में था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको निष्कासित करके 1857 क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था और वहाँ पे ही उनकी कुछ साल बाद मृत्यु हो गई थी। तो सबसे लास्ट के थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और सबसे पहले जो कौन थे वो थे बाबर। तो उसके बाद आता है हमारा खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। ये 17 मार्च को हुआ था। इसके बाद इस युद्ध में राणा सांगा के साथ खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत, उस वक्त मेवात के राजा खानजादा राजा हसन खान मेवाती, ये मेवात पड़ेगा आपका हरियाणा में, और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन, चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, तो खानवा के युद्ध से पहले इन्होंने क्या किया? अपने जो सैनिक थे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? शराब पीने और बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। और जो भी शराब बनवाने के उस टाइम जहाँ भी शराब बनती थी उन सबको तुड़वा दिया और शराब न पीने की उनको कसम दी। उसने मुसलमानों से तमगा न लेने की भी घोषणा की कि कोई भी कर नहीं देगा, बस आपने क्या करना है कि आपने अच्छे सैनिक होने का एक फर्ज निभाना है। और तगमा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। ये तगमा कर होता था उस टाइम पे। बाबर लगभग 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने मैदान में उतर गया। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया। उसने उसको बोला कि भाई आप ऐसा करो, आप हमारी साइड से लड़ो और हम आपको कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप जरूर देंगे, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर में जा मिला। तो उसने क्या किया और जैसा सोचा था वैसे हुआ। सांगा की सेना के जो सेनापति था उसने क्या किया? अपनी सेना को धोखा दे दिया और बाबर में जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई थी। 2 मुठभेड़ हुई थी। पहली कहाँ पे हुई थी? बयाना में, और दूसरी हुई थी खानवा में। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की तरह रणनीति का उपयोग किया और इसमें भी कौन जीता? इसमें जीत हुई बाबर की। उसके बाद ये 1500 खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। उसके बाद है चंदेरी पर आक्रमण। चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, आपको पता होगा। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी 1558 को। 29 जनवरी
1558 को ये युद्ध हुआ। तो इसके बारे में भी देखते हैं। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपनी सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। तो मेवाड़ विजय इन्होंने कर ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सैनिक अधिकारी थे उससे जो पूर्व में विद्रोह हुए थे उसको दमन करने के लिए इन्होंने पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया और समर्थन भी प्रदान किया। तो इस प्रकार अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय लिया। तो इन्होंने चंदेरी पर आक्रमण किया। चंदेरी के उस टाइम जो राजपूत शासक था वो था मेदिनी राय खंगार इसका पूरा नाम था। और इनके बीच एक लड़ाई होती है जो मैंने आपको बताया कब हुई थी, 21 जनवरी, कहीं कहीं पे आपको 29 जनवरी मिलेगा लिखा हुआ, 21 जनवरी 29 जनवरी 1528 को एक लड़ाई हुई। और इसमें जो चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था और मुस्लिम का कसयाग रोका जा सके, जिसके कारण और जो भी मुस्लिम थे वो मेदिनी राय खंगार के से हटकर किस साइड लग चुके थे, बाबर की साइड लग चुके थे। और जिसके कारण बाबर की जो सेना थी वो इस युद्ध में यानी कि चंदेरी के युद्ध में विजय हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोपखाने की मदद से सिर्फ एक घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया और चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया। इन्होंने चंदेरी को जीता और किसको दे दिया, अहमद शाह को दे दिया और उससे बोला कि आप हमें 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में आपने जमा कराने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट था इसका घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये होता 1529 में। अगर इसकी पूरी डेट देखें तो लगभग 5 अप्रैल 1529 को हुआ था ये, 5 जनवरी 1529 अप्रैल 1529 को ये युद्ध हुआ था। 5 अप्रैल 1529 को ये युद्ध हुआ था। और इसमें कौन कौन थे, जो घाघरा का युद्ध हुआ था इसमें था एक बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी, बंगाल की सेना भी थी और बिहार की सेना भी थी। तो बीच में महमूद लोधी बिहार पहुंच गया, महमूद लोधी था और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक जो हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। तो महमूद लोधी चुनार तक आया और ऐसी स्थिति में बाबर ने उसके युद्ध के बाद जनवरी 1529 में आगरा में प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करते हुए इन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि के अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया और इस प्रकार जो था बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन कर लिया। अफगान था, जलाल खान का नाम था, उस समय बिहार का शासक था जो जलाल खान था, और उसे आदेश दिया कि वह शेर खान को अपना मंत्री रखें। तो ये युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था, ये होता 5 अप्रैल 1529 को। किस किस के बीच, बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना थी और एक साइड कौन था, पश्चिम, ये अपना बाबर। और ये घाघरा का युद्ध, और ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जो थल और जल दोनों में लड़ा गया था, जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। एकमात्र ऐसा युद्ध था घाघरा का युद्ध। ठीक है साथियों, उसके बाद आता है हमारा अंतिम दिन। जो इनके अंतिम दिन थे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, या जो भी और पॉइंट इसमें नहीं थे वो बता दूंगा। कहा जाता है कि पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर, इनका जो पुत्र था हुमायूं वो बीमार पड़ गया था, और जो बाबर थे उन्होंने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने और उनकी बीमारी खुद दिए जाने की प्रार्थना की थी कि भले ही मैं बीमार हो जाऊं बट मेरा जो पुत्र है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ा और अंततः वे 1530 ईस्वी में 1530 यानी कि 26 दिसंबर 1530 को वो उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद उनको कहाँ दफनाया गया था, उनको दफनाया गया था आगरा में, और आगरा के बाद उनको वहाँ से निकाला गया और उसके बाद उनको दबाया गया था काबुल में, दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, काबुल में दफनाया जाने पर उसे आगरा में दफनाया गया था। पहले आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल में दफनाया गया। लगभग 9 साल के बाद हुमायूं ने इसकी इच्छा पूरी की और काबुल में राजा राम जाट थे, उन्होंने इसको कहाँ पे दफनाया था, काबुल में। बाबर को फरगना का शासक उसकी दादी
दौलत बेगम की वजह से मिला था। इसकी दादी का नाम था दौलत बेगम। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने तोप खाने का भी प्रयोग किया था। जो पहली बार तोप का यूज़ किया था तो इन्होंने किया था पानीपत की लड़ाई में, जो हुई थी 1526 में। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने तुगलुगमा युद्ध पद्धति पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई थी और यह उज्बेकों से सीखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण था बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, और जिसका मैंने आपको नाम भी बताया था। क्या क्या नाम थे मैं दोबारा बता देता हूँ। एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा दूसरे का नाम था। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इसमें आता है मुगल राजाओं का क्रम। इसके बाद कौन कौन मुगल राजा हुए। बाबर था सबसे पहले, बाबर, उसके बाद हुमायूं हुआ, उसके बाद अकबर हुआ, उसके बाद जहांगीर हुआ, फिर शाहजहाँ हुआ, फिर शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे भाजशाह से आप इसको याद रखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब का काल जो था 1707 में समाप्त हो गया था। इसके अलावा इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक भूमि मापने के लिए एक यंत्र की खोज की थी। यंत्र या जो आप कह सकते हैं उसके लिए जो भूमि मापक था उसका यूज़ किया था, उसको बोलते थे गज ए बाबरी। इसका इन्होंने यूज़ किया था गज ए बाबरी का भूमि मापने के लिए बाबर ने। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। और जो ये बाबर था इन्होंने जो बुक लिखी थी बाबरनामा या तुझ के बाबरी, इसमें इन्होंने केवल 5 मुस्लिम शासकों का उल्लेख किया था। जो 5 मुस्लिम शासक थे उनका उल्लेख किया था। उनके नाम थे, एक जो थे वो एक बंगाल के थे, बंगाल से थे मुस्लिम शासक, और एक थे दिल्ली से, एक मालवा से थे, दिल्ली मालवा से थे, और एक गुजरात से थे, गुजरात, और एक बहमनी को उन्होंने बहुत ही बहमनी को उन्हें दक्षिण भारत का बहुत ही भव्य शहर बताया था। और इसमें 2 हिंदू भी थे। 2 जो हिंदू थे वो थे एक मेवाड़ के शासक थे, और दूसरे इन्होंने बताए थे विजयनगर के शासक। तो इन सब का वर्णन इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी बाबरनामा है तुझ के बाबरी, जो इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी, उसमें इनका वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों ये था बाबर के बारे में, जो मुगल साम्राज्य की जिन्होंने नींव रखी थी, और 1526 से 1530 तक का काल, ये काल भारत में उनका माना जाता है। तो अब मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जो बाबर के ऊपर ही आधारित होगी। लगभग 50+ क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगा आपको, और MCQ बेस्ड होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।